हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों के लिए एक ग्रामर की सीरीज़ भी शुरू कर दी है। लिटरेचर का आप उसमें पढ़िए और एलटी के लिए, जीआईसी के लिए और जितने भी एग्ज़ाम्स में ग्रामर आती है, अगर मेरी हेल्प आपको इसमें मिल पाती है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। तो इसीलिए ग्रामर की भी सीरीज़ जो है वो आप लोगों के लिए शुरू करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपीएलटी ग्रेड इंग्लिश का पहले आप ऐड देखिए, न्यू पेड बैच, और फिर उसके बाद जूनियर शिक्षक का भी देखिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो है वो क्वेश्चंस हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्ब की, तो वर्ब जो है, वर्ब एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। इसमें भी जो हमारे वर्ब्स होते हैं, वीक वर्ब, स्ट्रॉन्ग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। अब अगर आप ये यहाँ पर ये कहें कि जो वर्ब अपनी जो पहचान जो है वो चेंज कर लेते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, यही मुझे आप लोगों को छोटी छोटी चीज़ें बतानी है। देखिए, वीक वर्ब एंड स्ट्रॉन्ग वर्ब, अगर हम बात करते हैं वीक या रेगुलर वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब, जिन वर्ब्स में डी, ईडी, टी लगा के बदला जाता है, दैट इज़ वीक। और जिस पे कुछ और लेटर्स लगा के होते हैं उनको जो कहा जाता है वो कहा जाता है दैट इज़ स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि ये है आउट ऑफ द विंडो, पास्ट टेंस में बात की जा रही है और थ्रो की बात की जा रही है। तो थ्रो का जो बेस फॉर्म है दैट इज़ थ्रो, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है दैट इज़ थ्रू, एंड जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है दैट इज़ थ्रोन। ठीक है, थ्रो, थ्रू, थ्रोन। अब आप ये देखिए कि ये जो वर्ब है ये थ्रोड, पहली बात तो अगर ये वर्ब की कोई फॉर्म ही नहीं है, उसके बाद हम कहते हैं कि थ्रोन हम लगा नहीं सकते क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बिना ऑक्सिलरी वर्ब के यूज़ नहीं की जाती है। तो ही थ्रोड इट आउट ऑफ द विंडो, तो ये होगा आपका ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो, कि उसने उसे जो भी चीज़ थी खिड़की से बाहर, ही थ्रू इट आउट ऑफ द विंडो। द इन्फ्लेशन रेट रेज टू 10% लास्ट मंथ। अब आप यहाँ देखिए कि ये जो वर्ब है, लास्ट मंथ से हमें पता चल रहा है कि जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म यूज़ की जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि क्या आना चाहिए। अब यहाँ पर भी अभी हम लोग वर्ब के बारे में जानते हैं, रोज होनी चाहिए या रेज्ड होनी चाहिए, ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए, द इन्फ्लेशन रेट रेज टू 10% लास्ट मंथ, कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो पिछले महीने जो है वो 10% बढ़ गई। तो अब जो 10% बढ़ गई तो इसमें जो है या तो ये रेज आना चाहिए या रोज आना चाहिए। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है, आप ये देखिए। रेज का मतलब होता है बढ़ाना, रेज, रेज्ड, रेज्ड, और राइज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना। तो राइज, रोज, राइजन। तो यहाँ पर है बढ़ गई, तो यहाँ पर ये जो इसका आंसर होगा दैट विल बी रोज। द इन्फ्लेशन रेट रोज टू 10%, कि भाई इसका सेकंड फॉर्म आएगा रोज, कि भाई इन्फ्लेशन रेट जो है वो 10% पिछले महीने बढ़ गई। द डॉग बाइट हिम। अब आप ये देखिए, सबसे पहले तो अगर हम इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, अगर ये प्रेजेंट में होता तो डॉग बाइट्स हिम होता, फिर भी एक बहुत ही अजीब सा उलझुल सा सेंटेंस होता। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो रेगुलर एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, कोई एक ऐसी आदत के बारे में बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बताते हैं। तो डॉग बाइट्स हिम का तो मतलब ये हो गया कुत्ता रोज उसे आके काटता है और वो उसे बड़ा मजा आता है। तो ये जो है द डॉग बाइट्स हिम, ये नहीं होगा। तो इसका मतलब होगा तो भाई डॉग जो है उसके, डॉग ने उसे काट लिया। तो क्या होगा, द डॉग बिट हिम, कि डॉग ने उसे जो है वो काट लिया। तो दैट विल बी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी द डॉग बिट हिम। अब यहाँ पे मान लीजिए बाइट्स होता तो कुछ लोग जो है वहाँ पर ये कहते हैं कि भाई ये बाइट्स लगा देना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर वर्ब की आप एस और एस वाली फॉर्म यूज़ करते हैं या बेस फॉर्म यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है जो कोई एक रेगुलर एक्टिविटी होती है। तो आप खुद ही देखिए, ही टेक्स हिज मेडिसिन रेगुलरली, तो इसका मतलब है कि वो अपनी मेडिसिन जो है वो रोज लेता है। अब यहाँ पर अगर आप ये कहते हैं द डॉग बाइट्स हिम, तो इसका मतलब है जब भी वो आता है कुत्ता उसे रेगुलरली काटता है और वो खड़ा हो जाता है उसके सामने कटवाने के लिए। तो ये इसलिए नहीं हो सकता, तो इसलिए होगा द डॉग बिट हिम। ही ले ऑन द ग्रास एन्जॉइंग द सनशाइन। तो ये देखिए, ये है आपका, ये वाले में काफ़ी लोग जो है, ये है लाए, ले,
लेन, ठीक है, एंड लाई, ले, लेड, लेड। ये अंतर इसमें ये है कि भाई लेटे रहना पड़े रहने की स्थिति में होता है lie, lay, लेन, तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इज lie, सेकेंड फॉर्म इज lay एंड द थर्ड फॉर्म इज लेन, एंड ले, लेड, लेड का मतलब होता है बिछाना। तो अब आप यहां पर देखिए कि ही ले ऑन द ग्रास एंजॉइंग द सनशाइन, कि वो घास पर लेटा हुआ था, सनशाइन को एंजॉय कर रहा था, तो दैट इज नो इम्प्रूवमेंट, किसी भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। And now the next question is, some passengers were flown to Paris on the last trip. कुछ पैसेंजर्स जो हैं लास्ट ट्रिप पे ले जाए गए, पेरिस जो है पेरिस में ले जाए गए, उड़ाए गए। तो ये देखिए, ये पहली बात वर आ रहा है और फ्लाई, फ्लू, फ्लोन ही होता है, तो इसीलिए ये इसमें भी नो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कोई इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पुअर टॉम लेड इन द शेड ऑफ अ ट्री बिफोर ही कुड वॉक फर्दर। तो लेड बिछाया हुआ नहीं था उसने खुद को, तो पुअर टॉम वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं आ रहा है, तो पुअर टॉम ले इन द शेड ऑफ अ ट्री। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। यू शुड डैश द अपॉर्चुनिटी व्हेन इट कम्स। ये देखिए साउंड सेम है बोलने का, सीज, सीज, कि यू शुड सीज द, भाई कैच कर लेनी चाहिए उस अपॉर्चुनिटी का, तुम्हें यूज़ करना चाहिए, पकड़ लेनी चाहिए जब अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास आए। सीज छोड़ देना, सीज पकड़ लेना, ठीक है। वी मस्ट डैश आवर सेल्स टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ये यहाँ आएगा, टू द चेंजिंग, तो हमें खुद को ढाल लेना चाहिए, तो ये होगा अडेप्ट। वी मस्ट अडेप्ट आवर सेल्स टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। तो अडेप्ट का मतलब होता है खुद को परिस्थिति अनुसार ढाल लेना, और अडेप्ट एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जिसमें जो एक्शन है वो घूमकर सब्जेक्ट पर जाता है। If I would have been in your place, I would not have accepted his suggestion. सबसे पहली बात है, जब हम कभी किसी कहते हैं अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो ये सजेशन एक्सेप्ट नहीं करता। हम ये जो बात कह रहे हैं ये पास्ट में कोई चीज़ हो चुकी है जिसे जाके चेंज नहीं किया जा सकता। ये टाइप 3 कंडीशनल है जिसमें किसी पास्ट की बात पर कोई पास्ट की हुई हुई बात पर बात की जाती है, कोई अफसोस करा जाता है या कोई ऐसी बात की जा सकती है जो अब नहीं किया जा सकता। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ये कंडीशन का होता है, और उस पर बेस जो रिजल्ट होता है उसका होता है वुड हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पर ये देखिए, इफ़ आई वुड हैव बीन, यहाँ पर सबसे पहले तो आप यहाँ वुड हैव काट किए, यहाँ पर करेंगे इफ़ आई हैड बीन। यहाँ बीन इसलिए लगाया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हमने वहाँ पर वर्ब की मेन वर्ब के रूप में बीन को यूज़ किया है। बी वॉज बीन। एनलाइटनमेंट वर अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस। अगर हम यहाँ बात एनलाइटनमेंट, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो दो तरीके के वर्ब्स होते हैं। एक होते हैं इज, आर, एम, वॉज वर्ब, और एक होते हैं हैज़, हैव, हैड। सबसे पहले ये देखिए कि हैज़, हैव, हैड जो होते हैं वो अपने बाद जो बताते हैं वो पोजेशन बताते हैं। अगर इनके एकदम बात आए तो नाउन आता है और पोजेशन बताता है। अगर इज, आर, एम, वॉज, वर आ रहे हैं तो इनके बाद जो आता है या तो एडजेक्टिव आता है या नाउन आता है। एडजेक्टिव आता है तो स्थिति बताता है, वो मनोदशा बताता है, और जो नाउन आता है तो कोई चीज़ कैसे क्या है उसके बारे में बताता है। तो एनलाइटनमेंट क्या है? स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड। तो यहाँ पर जब दो तरीके के वर्ब्स होते हैं तो मैंने आपको बताया जब इज़, आर, एम, वॉज, वर आ रहे हैं तो वो अपने बाद या तो नाउन लेते हैं या एडजेक्टिव लेते हैं, और हैज़, हैव, हैड पोजेशन बताते हैं तो वो अपने बाद केवल नाउन लेते हैं। तो अब आप इसके बारे में भी समझिए कि जब ये मनोस्थिति बताते हैं, दशा बताते हैं, क्या है बताते हैं, किस फॉर्म में है बताते हैं, तो एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट की क्वालिटी नहीं बता रहे हैं, स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस है। तो यहाँ पर एनलाइटनमेंट इज अ स्टेट ऑफ रिलैक्स्ड अवेयरनेस, तो यहाँ आएगा इज।
इन ऑर्डर टू कम्पीट टुडे अ कंपनी शुड इनोवेटिव, कि भाई अगर आपको जो है आज के समय में compete करने के लिए, अगर आप बोल रहे हैं compete करने के लिए, इन ऑर्डर टू compete टुडे अ कंपनी शुड, तो भाई अगर आप यहाँ पर compete को वर्ब की तरह नहीं ले रहे हैं, नाउन की तरह ले रहे हैं, तो इन ऑर्डर यहाँ पर इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है, इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव टुडे, कि भाई आज टू बी कॉम्पिटिटिव का मतलब है कि भाई कॉम्पिटिटिव होने के लिए अ कंपनी शुड बी इनोवेटिव, तो यहाँ होना चाहिए इन ऑर्डर टू बी कॉम्पिटिटिव अ कंपनी शुड बी इनोवेटिव। तो इन ऑर्डर टू, या तो हम इसको ऐसे ही रख दें, इन ऑर्डर टू कम्पीट टुडे अ कंपनी शुड बी इनोवेटिव, कि भाई कंपीट करने के लिए, और अगर हम इसे नाउन बना रहे हैं तो इन ऑर्डर टू बी, अगर हम इसको बताएं कि भाई कॉम्पिटिटिव, टू बी कॉम्पिटिटिव, कि भाई कैसी होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव होनी है, तो कंपनी कैसी होनी चाहिए, दैट शुड बी इनोवेटिव। तो बहुत ही इनोवेटिव, दोनों जगह हम क्या लगा रहे हैं, एडजेक्टिव का यूज जो है वो किया जा रहा है। इफ़ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज़ फॉर दिस पर्स, अगर तुमने केवल, अब यहाँ पर जो ये हैव लग रहा है, ये मॉडल सॉरी ये ऑक्सिलरी के रूप में यूज़ कर रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है। अगर तुमने इस पर्स के लिए 20 रुपये पे किए हैं, इट हैज़ रियली चीप। अब आप ये देखिए, ये पोजेशन, सबसे पहली बात, हैज़ के बाद कभी भी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं किया जाता जब वो किसी चीज, क्योंकि हैज़ जो है हैज़ हैव हैड, और उसके ठीक बाद अगर कोई नाउन या लग रहा है तो वो हैज़ हैव हैड, उस पर पोजेशन जो है वो बताता है। तो इसीलिए यहाँ पर हैज़ नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जब आता है और उसके बाद यहाँ पर हमें ये वर्ब लेना है, तो या तो ये इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा, इसमें से लिया जाएगा। तो फिर यहाँ पे कहा जाएगा इट इज़ रियली चीप, तो यहाँ पर ये देखिए, इट इज़ रियली चीपेस्ट। इफ़ यू हैव पेड ओनली 20 रुपीज़ फॉर, इट इज़ रियली चीप, ये चीप ही होना चाहिए था, पता नहीं ये चीपेस्ट क्यों लग रहा है, मगर इट इज़ रियली चीप। ट्रांसकोडिंग हैज़ वन ऑफ द आइटम्स इन द न्यू सिलेबस, ट्रांसकोडिंग जो है हैज़ वन ऑफ द, ट्रांसकोडिंग क्या है, इज, ट्रांसकोडिंग क्या है, ट्रांसकोडिंग इज वन ऑफ द, ट्रांसकोडिंग है, ट्रांसकोडिंग किसी पर कोई पोजेशन नहीं दिखा रहा है, ट्रांसकोडिंग क्या है, ट्रांसकोडिंग है। तो मैंने आपको बताया कि इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद या तो नाउन या एडजेक्टिव आता है जो मनोदशा, स्थिति या क्या है के बारे में बताता है, और वो जो सब्जेक्ट है ना वो हैज़ हैव के द्वारा अधिकार बताता है। तो ट्रांसकोडिंग का अधिकार नहीं है, ट्रांसकोडिंग क्या है, वन ऑफ द आइटम्स, तो इसीलिए यहाँ पर लगाया जाएगा वन ऑफ द items, that is a noun. So transcoding is one of the items in the new syllabus. And now the next question is, before I met him personally, I admit that I have a poor opinion about him. अब ये वाला सेंटेंस देखिए, जब मैं उससे मिला नहीं था मेरी उसके बारे में एक गलत राय थी, यानी कि मैं उसके बारे में गलत राय रखता था, एक पोजेशन। तो भाई I had, सबसे पहले हम यहाँ पर कहेंगे आई हैड के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे, क्योंकि ये जो हैड है, आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट, आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। तो बिफोर आई मेट हिम, जब तक मैं उससे मिला नहीं था, तो ये काम उससे पहले हो चुका है, तो आई हैड ये पोजेशन बता रहा है, आई हैड अ पुअर ओपिनियन अबाउट हिम। During the lockdown, many companies will be forced to lay off workers. भाई लॉकडाउन के दौरान बहुत सी कंपनी मजबूर हो जाएंगी टू ले ऑफ, कि वर्कर्स को काम से निकालने की। तो विल बी फोर्स्ड यानी कि हो जाएंगी, सर्कमस्टांसेस के द्वारा उन्हें मजबूर कर दिया जाएगा। तो विल बी फोर्स्ड ये हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। The deadline was nearby, so Mrs. Seth had her students dash there. देखिए, अगर कभी have had, भाई देखिए मिसेस सेठ हैड हर स्टूडेंट, ये कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। जब कोई किसी से काम करवाता है तो उसे गेट हर स्टूडेंट्स डन, गॉट हर,
और इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए, जब किसी काम में कोई व्यक्ति खुद भी शामिल रहता है तो उसके लिए हम कॉजेटिव वर्ब यूज़ करते हैं मेक। जब किसी काम में कोई व्यक्ति खुद शामिल नहीं होता मगर सिर्फ दूसरे से ही कराता है तो उसके लिए हम हैव या गेट का यूज़ करते हैं, और वो जब दूसरे से करवाता है तो पैसिव वॉइस का यूज़ किया जाता है। द डेडलाइन वॉज नियर बाय सो मिसेस सेठ हैड हर स्टूडेंट्स कंप्लीटेड देयर एसेस। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल, अब ये कुछ प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस हैं। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल कब, व्हेन, तो व्हेन का जो जवाब दे दैट इज एडवर्ब। अब ये एडवर्ब है, फ्रेज है या क्लॉज है, वो देखिए। हम बहुत से लोगों से मिले कब, अपनी हॉलीडे के दौरान, तो यहाँ पे के दौरान के लिए आपको यूज़ करना होता है ड्यूरिंग। वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग आवर हॉलीडे। जो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है उसके साथ ये ड्यूरिंग तब लगता है जब उसके बाद नाउन या प्रोनाउन आए, और अगर पूरा वाक्य आता है तो वाइल का यूज़ किया जाता है। तो वी मेट अ लॉट ऑफ पीपल कब मिले, अपने हॉलीडेज़ के दौरान। The country faced a rainfall deficit of 8% after the 4-month-long southwest monsoon. आप ये देखिए, ये the 4-month-long southwest monsoon, बात केवल मानसून की जा रही है। The country ने बहुत ज़्यादा 8% की कमी जो है वो रेनफॉल की महसूस करी कब, 4 महीने लंबे लॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून के दौरान। तो यहाँ पर आएगा ड्यूरिंग, के दौरान के, क्यों, क्योंकि ये एक ही नाउन है, पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं है। ड्यूरिंग मीन्स के दौरान। जगदीश वॉज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क बाय मंडे। बाय मंडे का मतलब होता है मंडे तक, ठीक है। तो मंडे तक यानी कि किसी चीज़ की भाई लिमिट है, बाय भाई उससे पहले भी कर सकते हैं, तो ये जो है बाय एक लिमिट बताई जा रही है, तो इसमें कोई भी वो नहीं है, कोई भी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। शेक्सपियर लिव्ड फॉर द रेन्स ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट एंड जेम्स फर्स्ट, कि शेक्सपियर जो है एलिजाबेथ फर्स्ट और जेम्स फर्स्ट के शासन के दौरान रहे। तो यहाँ पर भी आप लगाएंगे ड्यूरिंग। कोई काम किसी चीज़ के दौरान हो रहा है तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है दैट इज़ ड्यूरिंग। द फार्मर्स सफर्ड बिकॉज द मानसून डिडेंट अराइव, मानसून डिडेंट अराइव ऑन टाइम। देखिए, इन टाइम जब देते हैं ना तो उसके लिए एक कंडीशन देनी जरूरी होती है। फार्मर्स जो है, ऑन टाइम का मतलब होता है समय पर, और इन टाइम का मतलब होता है समय रहते। तो फार्मर्स ने सफ़र किया क्योंकि मानसून समय पर नहीं आया, तो यहाँ आएगा ऑन टाइम। शी हैज़ बीन सपोर्टिंग हर फैमिली डैश हर हस्बैंड्स डेथ। आप ये देखिए, ये जो सेंस ऑफ और जो प्रेपोजिशंस होते हैं, सेंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताता है। पॉइंट यानी कि कब से, और ये बताता है कितनी देर से। तो आप ये देखिए, पॉइंट है शी हैज़ बीन सपोर्टिंग अ फैमिली, कब से। पॉइंट ऑफ टाइम है तो पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ किया जाता है सेंस। देखिए, निश्चित अनिश्चित वाला चक्कर नहीं है, सेंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, फॉर जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए यूज़ करते हैं। द एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम मंडे। जब फ्यूचर में किसी चीज़ का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है तो उसके लिए प्रेपोजिशन यूज़ किया जाता है फ्रॉम। माई कज़न विल अराइव, डेज के पहले क्या लगाया जाता है, ऑन। डे के पहले, डेट के पहले ऑन का यूज़ किया जाता है। आई स्टेड इन मुंबई, मैं मुंबई जो है 8 साल तक रहा। आई स्टेड इन मुंबई फॉर 8 years। तो यहाँ पे तक के लिए है, आई स्टेड इन मुंबई तक के लिए बताया जा रहा है। आई हैव बीन स्टेइंग इन मुंबई फॉर 8 years होता तो बताए पिछले 8 साल से रह रहे हैं, तक रहा के लिए भी आप यूज़ करेंगे फॉर। मिस्टर मुरुगन हैज़ बीन इन दिस कॉलेज। अब आप ये देखिए, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, सिंस का यूज़ जो है वो किया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव बीन वेटिंग डैश हाफ एन आवर। हाफ एन आवर का ये क्या है, दैट इज ड्यूरेशन। ड्यूरेशन होता है तो पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम आएगा तो क्या लगाया जाएगा, दैट विल बी फॉर।
for over half an hour. India was a prosperous country dash the reign of King Ashoka. कि इंडिया एक प्रॉस्परस कंट्री थी कब? अशोक के शासन के दौरान। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। भाई देखिए यहाँ पे है फ्लाइट, जब हम निश्चित समय के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर लगाया जाता है एट। देखिए एट हर जगह नहीं लगाया जा सकता, जैसे कि टीजीटी वाला क्वेश्चन आया था, वी कुड नॉट गो टिल 2 AM। इसका मतलब था कि भाई एंड लिमिट बताई जा रही है कि 2 बजे तक हम नहीं जा सके। लेकिन अगर किसी चीज़ के आने या जाने का निश्चित समय के बारे में बताया जा रहा है, भाई ये चीज़ 8 बजे आएगी और वो चीज़ 10 बजे जाएगी, तो हम एट का यूज़ करते हैं, कंडीशन अप्लाइड होती हैं। He parked his vehicle under the shade of tree। एक चीज़ ये याद रखिएगा कि अगर किसी चीज़ का पेड़ के ठीक नीचे बैठेंगे तो अंडर, अगर पेड़ की छाया में बैठेंगे तो इन द शेड लगाया जाता है। तो इसलिए he parked his vehicle in the shade of the tree। The ship is at the anchor and the sailors are now at ease। शिप जो है वो एंकर डाल लिया है, sailors ease है पे हैं, तो ship is at the anchor नहीं आएगा, ship is at anchor। at anchor का यूज़ किया जाता है। Don't sit in the grass, it's wet। डोंट सिट इन द ग्रास। बहुत से लोग इसका जवाब देंगे कि भाई ग्रास के लिए ऑन लगाया जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा, चारों तरफ से घिरी हुई कोई चीज़ है तो उसके लिए इन लगाया जाता है। जैसे अगर पेड़ है, अब पेड़ पर अगर कहते हैं कि सिट जो है ना, अगर आप बोलते हैं कि द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री या इन द ट्री, तो बर्ड्स जो हैं भाई ऑन द ब्रांचेस इन द ट्री कहा जाता है, क्योंकि चारों तरफ से जब घिरा हुआ होता है तो इन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो घास है चारों तरफ से है तो वो ऑन नहीं होता है, उसके लिए यूज़ किया जाता है इन द ग्रास। तो ये नो इम्प्रूवमेंट है, बिल्कुल सही है, डोंट सिट इन द ग्रास। इट विल टेक 3 hours टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। कि भाई 3 घंटे लगेंगे टू वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट। देखिए वॉक अक्रॉस द फॉरेस्ट, अगर किसी चीज से होकर गुजर रहे हैं, अगर ये फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट से होकर गुजर रहे हैं तो जो है शुरू से अंत तक, तो यहाँ पर जब किसी चीज़ के वॉक अक्रॉस की जगह यहाँ पर शुरू से अंत तक जो है वो हम लगाएंगे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आएगा दैट विल बी थ्रू द फॉरेस्ट। शुरू से किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरने के लिए हम लगाते हैं थ्रू का यूज़ किया जाता है। किसी चीज़ के अंदर से होकर गुजरने के लिए, जैसे कि ये पाइपलाइन है, अगर यहाँ से गुजारा जाएगा तो क्या लगाया जाएगा? द वाटर पासिस थ्रू द पाइप। द मेंबर ऑफ हिज फैमिली आर कमिंग इन दिस ट्रेन। एक चीज़ ये मैं बताती हूँ, जो व्हीकल्स होते हैं जिसमें कार, टैक्सी, जीप के लिए हम यूज़ करते हैं इन, बाकी जगह चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं ऑन। जिस पर माउंट करना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, उसके लिए ऑन। हाँ, अगर इनके पहले बाय लगा हो, बाय किसी के भी पहले लगा सकते हैं, अदरवाइज आप इन या ऑन का यूज़ करते हैं। कार, टैक्सी, जीप के पहले इन, और जिन पे माउंट करना पड़ता है उनके लिए ऑन का यूज़ किया जाता है। तो इसीलिए इन दिस ट्रेन नहीं आएगा, दैट विल बी ऑन दिस ट्रेन। He was detained over the airport for possessing illegal document। उसको एयरपोर्ट पर रोका गया। तो जब लक्ष्य बताने के लिए where, लक्ष्य बताने के लिए होता है तो he was detained at the airport। कहाँ पर रोका गया? प्रॉपर जो है लक्ष्य बताया जा रहा है, तो प्रॉपर मतलब एक लोकेशन, लक्ष्य कह रहे लोकेशन बताई जाती है। जब किसी जगह की लोकेशन और बताई जाती है तो वहाँ पर हम लगाते हैं एट, और किसी चीज़ के अंदर की जगह बताई जाती है तो यूज़ किया जाता है इन। शी स्टूड डैश द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। अब आप इसको चीज़ को समझिए, बिना सोचे समझे अगर अमंग लगा देंगे तो क्या गलती हो जाएगी? शी स्टूड इन द क्राउड, ये क्राउड है, क्राउड के बीच में कोई खड़ा है, चारों तरफ से अगर कोई चीज़ घिरी हुई है तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इन। शी स्टूड। भाई देखो एक चीज़ है, अगर आप क्राउड में जाए यहाँ खड़े हो,
चाहे आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो, बीच का सेंस नहीं आता है क्राउड से। तो यहाँ पर कहीं भी खड़े हो, चारों तरफ से आपको भीड़ ने घेर रखा है, तो उसके लिए यूज किया जाता है शी स्टूड इन द क्राउड क्वाइट अमेज्ड। शी पुट द लेटर डैश अ पिलो। अगर किसी चीज के नीचे कोई चीज रखी जाए, फिजिकल टच हो, जस्ट नीचे फिजिकल टच हो, तो उसके लिए यूज किया जाता है अंडर। शी पुट द लेटर अंडर हर पिलो। कीप योर डॉग डैश द फ्लावर बेड्स, इट मे डैमेज द फ्लावर्स। ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से दूर रखना, किसी चीज से दूर रखना, दूर होना, यहाँ पर इसको ऑफ होता है। कीप योर हैंड्स ऑफ द स्वीट्स, अपने हाथों को मिठाई से दूर रखो, तो यहाँ आएगा ऑफ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉय स्वैम राइट द रिवर। रिवर है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए क्या यूज किया जाता है? किनारे के लिए यूज करते हैं अक्रॉस। द बॉय स्वैम राइट अक्रॉस द रिवर। द बस डैश पैसेंजर्स फेल द। देखिए एक चीज समझिए, इनटू का मतलब जो होता है वो होता है बाहर से अंदर की ओर जो गति होती है उसे इनटू कहा जाता है, बाहर से अंदर की ओर गति। ही केम इनटू द रूम रनिंग, वो बाहर से अंदर की तरफ भागता हुआ आया, और किसी चीज से भरी हुई है विद। द बस विद 50 पैसेंजर्स फेल इनटू द रिवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि ये ग्रामर की सीरीज भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।